नीरा और साया, एक सच्चा साथ। पहाड़ों की खामोशी में नीरा। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक शांत सा गांव, जहां सुबह धुंध के साथ आती और शामें सूरज की नारंगी किरणों में खो जाती। उसी गांव की एक गली के आखिर में रहता था नीरा का छोटा सा घर। नीरा 12 साल की थी, ना बहुत बातूनी, ना पूरी तरह चुप। उसकी दुनिया सधी हुई थी। घर में माँ, जो अक्सर खांसी से परेशान रहती और ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती। पिता, जो रोज सुबह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल चले जाते और देर शाम लौटते। और नीरा, जो हर रोज स्कूल से लौटकर खेतों के किनारे बैठ जाती, पैरों को जमीन में गाड़कर दूर पहाड़ियों को निहारा करती। एक शाम माँ ने पूछा, नीरा, तू अकेली अकेली क्यों रहती है? सहेलियां नहीं है तेरी? नीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, है तो, लेकिन जब मैं चुप होती हूँ ना, तब सबसे ज्यादा बातें करती हूँ। माँ कुछ समझी, कुछ नहीं। सच तो ये था, नीरा को लोगों से नहीं, प्रकृति से बात करना ज्यादा अच्छा लगता था। पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की गिरावट और दूर कहीं कोई पक्षी, ये सब उसके सच्चे साथी थे। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में वो चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो बिना कहे उसके पास बैठ जाए। शाम का वक्त था। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था। नीरा अकेले जंगल के किनारे चली गई, एक शांत कोने में जहां वो अक्सर बैठा करती थी। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। कौन है वहां? नीरा ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। कदम बढ़ाए तो देखा, एक घायल भेड़िया पड़ा था। उसकी टांग में शिकारी का फंदा लगा था और आंखों में दर्द। नीरा ठिठक गई। उसे याद आया पिताजी का कहा, भेड़िया खतरनाक होते हैं नीरा, जानवरों से दूरी रखो। पर उस पल नीरा की आंखों में डर नहीं, सिर्फ दया थी। वो धीरे धीरे उसके पास गई। तू डरेगा नहीं मुझसे, है ना? भेड़िए की आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कह रहा हो, मैं तुमसे नहीं डरता। नीरा ने अपने स्कार्फ को फाड़ा और उसकी टांग पर पट्टी बांधी। फिर पास बैठ गई और बोली, अब ठीक हो जाएगा, तू अकेला नहीं है। नाम रखा साया। अगले दिन नीरा फिर लौटी, इस बार अपने बैग में 2 रोटियां, थोड़ा दूध और माँ की बनाई हल्दी की पट्टी भी लाई। भेड़िया अब भी वहीं था, लेकिन कुछ पहले से शांत, जैसे जानता हो अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। नीरा ने धीरे से उसके पास बैठते हुए कहा, मैं सोच रही थी तू चला जाएगा, तू गया क्यों नहीं? फिर हल्की मुस्कान में बोली, या फिर कहीं तू मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा था? भेड़िए ने कोई आवाज नहीं की, बस चुपचाप नीरा की तरफ देखा। फिर धीरे से उसके पास सरका और उसके पैरों के पास बैठ गया। नीरा ने अपना स्कार्फ खोलते हुए कहा, तू अब मेरा साया है, हर वक्त मेरे आसपास, बस दिखता नहीं लेकिन होता है। यही नाम ठीक रहेगा तेरे लिए, साया। भेड़िए ने एक धीमी सांस ली, जैसे वो नाम उसे मंजूर हो। उस दिन के बाद हर सुबह और हर शाम साया नीरा से मिलने आता। कभी झाड़ियों के पीछे से झांकता, कभी पहाड़ी चट्टानों पर बैठा उसका इंतजार करता। जब नीरा स्कूल से लौटती तो वो उसके रास्ते में झाड़ियों से निकलकर चुपचाप पीछे पीछे चलता। नीरा भी जैसे इसकी आदी हो गई थी। चलते चलते वो बोलती रहती, आज स्कूल में मास्टर जी ने मुझे डांटा, लेकिन फिर मुस्कुरा दिए। शायद उन्हें भी मेरी तरह गुस्सा जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। साया अब सुनता रहता था बिना बोले, और मीरा बोलती रहती थी पूरे दिल से। जब वो गांव के प्रवेश तक पहुंचती तो रुक जाती और पीछे मुड़कर कहती, बस अब यहीं तक, कोई देख लेगा तो मुझे भगा देगा। साया वहीं रुकता। नीरा उसे देखकर हंसती, ठीक वैसे ही जैसे किसी पुराने दोस्त को अलविदा कहा जाता है। थोड़ी मुस्कान, थोड़ा दुख,
भेड़िया फिर धीरे से लौट जाता बिना कोई आवाज किए। गांव में कोई नहीं जानता था कि नीरा के साथ जंगल का भेड़िया चलता है, उसका दोस्त, उसका रक्षक, उसका साया। लेकिन नीरा जानती थी, हर उस वक्त जब वो अकेला महसूस करती, कोई था जो उसकी खामोशी में साथ चलता था। एक सुबह गांव में हंगामा मच गया। मंदिर के पास की बाड़ियों में 3 बकरियां मरी पड़ी थी। गले पर गहरे नाखून और दांतों के निशान थे। लोग जमा हो गए। डर, गुस्सा और अफवाहें हवा में फैलने लगी। ये काम किसी जंगली जानवर का है। भेड़िए का होगा, पिछले महीने भी पालतू मुर्गियां मरी थी। मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, अब और नहीं, आज से हर तरफ जाल बिछेगा। अगर कोई भेड़िया दिखे तो गोली मार देनी है। नीरा का दिल धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। नहीं, ये साया नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है। पर कौन सुनता। वो दौड़ पड़ी जंगल की ओर, अपने मन की उलझनों के लिए। जैसे ही वो पुरानी चट्टानों के पास पहुंची, साया वहीं बैठा था, जैसे हर रोज। नीरा की आंखें भर आई। साया, उसने पुकारा, अब मत आना, कुछ दिन मत आना। साया उठकर उसकी तरफ आया। उसकी आंखों में वही गहराई थी, ना कोई पश्चाताप, ना आक्रोश, सिर्फ एक शांत भरोसा, जैसे वो कहना चाहता हो, मैंने कुछ नहीं किया नीरा, लेकिन मैं समझता हूँ। नीरा कांपते स्वर में बोली, मुझे पता है तू नहीं था, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। उनके लिए हर भेड़िया एक जैसा है। साया चुपचाप उसके सामने बैठा रहा, जैसे आखिरी बार उसकी बात सुनना चाहता हो। फिर धीरे से मुड़ा। नीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। तू समझता है ना, मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहती, पर अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। साया एक बार भी पीछे नहीं मुड़ा। वो चला गया, जैसे समझ गया हो कि कभी कभी किसी को बचाने के लिए उससे दूर जाना पड़ता है। नीरा वहीं घुटनों पर बैठ गई। माफ कर देना साया, पर मैं तुझे खो नहीं सकती। 5 साल बाद, 5 साल बीत चुके थे। अब नीरा 17 की हो गई थी। उम्र भले बड़ी थी, पर दिल में एक कोना अब भी वैसा ही खाली था, जैसा उस दिन जब साया चला गया था। शहर की कॉलेज की रौनक, क्लासरूम की चहल पहल और दोस्तों की हंसी में भी नीरा का मन कहीं नहीं रमता। वो बस जरूरत भर बोलती, जरूरत भर हंसती। कभी कभी कोई पूछता, तेरे गांव में कुछ हुआ था क्या? वो एक पल के लिए रुकती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर सिर झुका लेती और कहती, कुछ भी तो नहीं, अब बस पहाड़ जरा शांत होते हैं, जैसे मैं हूं। यादों का कोना। उसके कमरे की सबसे ऊंची अलमारी के कोने में एक पुरानी कॉपी रखी थी, साया की डायरी। वही वो रात को लिखती, आज कैंपस में एक कुत्ता देखा, वो मुझे देखकर थोड़ा डर गया, फिर पास आया। तेरी याद आ गई साया, तू होता तो झूठ मूठ कुर्राता, फिर मेरी रोटी छीन कर खाता। हर पन्ने में साया था, उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका मौन। वो अब भी हर रात खिड़की से चांद देखा करती और खुद से कहती, तू कहीं ना कहीं देख रहा होगा ना मुझे साया। फिर लौटा साया। एक शाम जब नीरा कॉलेज से गांव लौट रही थी, कुछ अजनबी लड़कों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अकेली लड़की है और चलो बात करते हैं। अरे भाग रही है, डर गई क्या? नीरा भागी, लेकिन रास्ता सुनसान था। तभी झाड़ियों से एक गहरा गुर्राता हुआ स्वर निकला। एक बड़ी काली आकृति निकली। भेड़िया। साया। नीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। साया ने दहाड़ लगाई, लड़कों को दूर तक भगा दिया। फिर नीरा के पास चला आया। अब बूढ़ा हो चला था, पर उसकी आंखें अब भी वैसी ही थी। तू लौट आया? नीरा फुसफुसाई। साया धीरे धीरे चलकर उसके पास आया।
बिना कोई आवाज किए, जैसे हमेशा करता था। नीरा ने अपने दुपट्टे से जमीन साफ की और बोली, बैठ जा, बहुत चल लिया तू, अब बस बैठ जा मेरे पास। वो नीरा के पास आया और धीरे से अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। नीरा ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। यही तेरा घर है। उसकी आवाज भर्रा गई। और मैं ही तेरा परिवार हूँ। साया ने हल्के से सांस ली, जैसे उसने नीरा की बात समझ ली हो। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। एक लंबा सन्नाटा पसर गया। हवा रुकी सी लगने लगी, जैसे जंगल भी उस पल की गरिमा को महसूस कर रहा हो। नीरा उसकी पीठ पर हाथ फेरती रही। साया, उसने धीरे से पुकारा। कोई हलचल नहीं। साया। अब उसकी सांसें थम चुकी थी। नीरा चुपचाप बैठी रही, ना कोई चीख ना आंसू, बस एक गहरा मौन जो दिल की सबसे गहरी जगह में उतर गया। उसने अपना हाथ साया के सिर पर रखा और धीरे से बोली, अब तू सच में मेरी परछाई बन गया है। जहां मैं जाऊंगी तू हमेशा मेरे साथ रहेगा, बस अब तू दिखेगा नहीं। उस रात चांद बहुत देर तक चमकता रहा और नीरा की गोद में लेटा हुआ एक भेड़िया जैसे किसी शांत नींद में हमेशा के लिए खो गया। उसके बाद नीरा ने वही किया जो साया ने कभी कहा भी नहीं, पर उसके मौन ने सिखा दिया था। कुछ ही हफ्तों बाद उसने मंदिर के पीछे वाले खुले मैदान में एक छोटी सी चबूतरे जैसी जगह बनवानी शुरू की। पत्थरों को खुद जमा किया, पुराने लकड़ी के खंभे और गांव के बच्चों की मदद से एक छोटा सा आश्रय। लोग पूछते, ये क्या बनवा रही हो नीरा? वो सिर्फ मुस्कुरा देती और कहती, एक घर उन सबके लिए जिनके पास कोई नहीं होता। साया मंदिर, जो सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी। मंदिर का नाम उसने रखा साया मंदिर, पर यह कोई देवी देवता की मूर्ति वाला मंदिर नहीं था। ये एक यादगार था उस दोस्त का जो जानवर था, पर हर इंसान से ज्यादा समझदार। मंदिर के दरवाजे पर लकड़ी की पट्टी पर खुदे शब्द थे, यहाँ वो सब सुरक्षित है जो बोल नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। नीरा ने मंदिर के पास एक साया शेल्टर भी शुरू किया, जहाँ घायल बेसहारा जानवरों को इलाज, खाना और सबसे जरूरी प्यार दिया जाता। वो खुद हर जानवर के पास जाती, उसकी आंखों में देखती, जैसे हर बार साया से मिल रही हो। गांव वालों की सोच में बदलाव। पहले जो गांव वाले भेड़िए का नाम सुनते ही डर जाया करते थे, अब वही अपने बच्चों को मंदिर दिखाने लाते और कहते, यही वो जगह है जहाँ एक लड़की ने एक भेड़िए से दोस्ती की थी। बच्चे साया की मिट्टी की मूर्ति पर फूल चढ़ाते, कुत्तों को पुचकारते और घायल पक्षियों को खुद मंदिर तक लाते। गांव में एक नई सोच जन्म ले रही थी, डर से नहीं, समझ से।